नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रवाना होंगे। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। भारत इनोवेट्स 2026 का भी करेंगे शुभारंभ। भारतीय नाविकों पर अमेरिकी हमले पर भारत का सख्त रुख। डॉक्टर एस जयशंकर ने मार्को रूबियो को फोन पर बात कर कड़ा विरोध दर्ज कराया, तो वहीं ईरान ने कहा कि भारतीय जहाजों पर अमेरिकी हमले बेहद शर्मनाक। अमेरिका ईरान शांति समझौते पर सस्पेंस बरकरार। अरागची ने कहा कि अंतरिम समझौता लागू होने से पहले कोई परमाणु वार्ता नहीं। अमेरिका ने कहा कि ईरान के खिलाफ नाकेबंदी सख्ती से लागू। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली में आज आंधी तूफान का अलर्ट, तो वहीं हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और यूपी में बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना। और धर्मशाला में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला। दोनों टीमें पूरे दमखम के साथ उतरेंगी मैदान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। पीएम फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम वहां G7 शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे और भारत इनोवेट्स 2026 का शुभारंभ पीएम के दौरे का अहम हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान भारत फ्रांस सहयोग को और आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श होगा। पीएम 14 जून को नीस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस दौरान भारत फ्रांस संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा होगी। दोनों देशों ने इस वर्ष की शुरुआत में अपने रिश्तों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी पर ले जाने का फैसला किया था। हमारे आसपास की जो दुनिया बदल रही है, तेजी से बदल रही है, उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो हमारे आम निजी जीवन में निजी स्तर पे जिस तरह से उथल पुथल हो रही है टेक्नोलॉजी की वजह से, तो क्या हम दोनों देश मिलके इसके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं जिससे कि सभी का फ़ायदा हो। और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज़ हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में भारत दुनिया में से चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभर के आया है। फ्रांस की एक अपनी ताकत रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पैमाने पे। सो ये एक मेन कारण है कि हम दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह इसमें हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम। पीएम 16-17 जून को फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पीएम की यात्रा के दौरान 14 जून को नीस शहर में भारत इनोवेट्स 2026 का शुभारंभ होगा। पीएम और फ्रांस के राष्ट्रपति इस ग्लोबल कॉन्क्लेव का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। इससे भारत के जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम को वैश्विक मंच मिलेगा। पीएम पेरिस में यूरोप के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप आयोजन विवा टेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। सामरिक साझेदारी से तकनीकी साझेदारी तक भारत और फ्रांस निरंतर अपने संबंधों में नए आयाम छूते नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फ्रांस दौरा भी इसी बदलाव को रेखांकित करता नजर आएगा, क्योंकि रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों से आगे बढ़ते हुए वैसे ही मजबूत साझेदारी को आधार बनाकर अब नवाचार, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और भविष्य की तकनीक को भी लेकर दोनों देश नया अध्याय गढ़ने को तैयार हैं। फ्रांस के शहर नीस से कैमरामैन योगेश के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। और भारत इनोवेट्स 2026 एक ऐसा राष्ट्रीय अभियान है जिसका उद्देश्य देश के विश्वविद्यालयों, आईआईटी, एनआईटी, केंद्रीय तकनीकी संस्थानों और स्टार्टअप इकोसिस्टम में उभर रहे डीप टेक उद्यमों को वैश्विक पहचान दिलाना है। और इसका आयोजन फ्रांस के शहर नीस में किया जा रहा है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये केवल एक आयोजन नहीं बल्कि उस नए भारत की कहानी है जो विचारों को वैश्विक समाधान में बदल रहा है। फ्रांस के खूबसूरत शहर नीस में सज गया है एक ऐसा मंच जहां भारत की युवा प्रतिभा, तकनीकी नवाचार
और उद्यमिता की शक्ति दुनिया के सामने प्रस्तुत करने को तैयार है। ये है शिक्षा मंत्रालय की ऐतिहासिक पहल भारत इनोवेट्स 2026, जिसका पहला संस्करण यहाँ आयोजित किया जा रहा है। भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के तहत आयोजित ये नवाचार का कुंभ वैश्विक संवाद का केंद्र बन रहा है, जहां भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा पोषित स्टार्टअप्स दुनिया के निवेशकों, उद्योग जगत, शोध संस्थानों, नीति निर्माताओं और प्रौद्योगिकी साझेदारों से सीधे संवाद करेंगे। हमारी जो सॉफ्ट पावर है उसको हम दिखा सकेंगे कि हमारे यहाँ अब टेक्नोलॉजी में, डीप टेक्नोलॉजी में किस तरीके की नई चीज़ें संभव हो सकती हैं। और दूसरी चीज़ कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको चाहे वो कैपिटल इन्फ्यूजन की ज़रूरत हो, चाहे उनको मार्केट की ज़रूरत हो, चाहे उनको एकेडमिक टाइप्स की ज़रूरत हो, उसके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिल सकें, तो ये इन दो चीज़ों को एड्रेस करने वाला है। भारत इनोवेट्स यात्रा वर्ष 2025 में शुरू हुई, जिसने देश भर में नवाचार की एक नई लहर पैदा की। गहन मूल्यांकन, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद देश के विभिन्न संस्थानों से उभरते 120 स्टार्टअप्स और डीप टेक उद्यमों को चुना गया, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ टेक, एग्री टेक, क्लीन एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नए समाधान विकसित कर रहे हैं। भारत इनोवेट्स 2026 इन नवाचारों को वैश्विक मंच प्रदान कर रहा है, ताकि ये विचार प्रयोगशालाओं से निकलकर अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सके, जहां इन स्टार्टअप्स को वैश्विक निवेशकों से मिलने, उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ संवाद करने और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियां स्थापित करने का अवसर मिलेगा। इस पिछले कुछ महीनों में हमने बहुत ज़्यादा कंसल्टेशंस की। मैं आपको बताता हूँ कि डेडिकेटेड सेशंस किए। जैसे एग्जांपल मैं आपको टाइटल बताता हूँ जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्रैकिंग यूरोप, हाउ बिजनेस रियली गेट्स डन बियॉन्ड द पिच। उससे हमने स्टार्टअप्स को बताया कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बीते वर्षों में तकनीक, नवाचार, रक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल सहयोग को दोनों देशों के रिश्तों का नया आधार बनाया है। दोनों नेताओं ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि भविष्य की वैश्विक चुनौतियों का समाधान नवाचार, अनुसंधान और युवा प्रतिभाओं के माध्यम से ही संभव है। ऐसे में भारत इनोवेट्स 2026 दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग, संयुक्त अनुसंधान, निवेश और स्टार्टअप साझेदारी के नए अवसर खोलेगा। जब ये हमारे 120 स्टार्टअप सेलेक्ट हो गए थे, तो सेलेक्ट होने के बाद ही हमने इन लोगों के बारे में विश्व को बताना शुरू किया। कुछ ने इंटरेस्ट दिखाया है कि वो टेक्नोलॉजी के साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कुछ लोगों ने बोला है कि हम लोग साथ मिल कर के करना चाहते हैं, कुछ लोगों ने बोला है कि हम लोग साथ मिल कर के किसी मार्केट में जाना चाहते हैं। तो इस तरीके के टाइप्स आपको दिखाई देंगे जो कि नीस में होंगे। क्रिएट इन इंडिया, इनोवेट फॉर द वर्ल्ड, ये सोच भारत के नवाचार मिशन की आधारशिला बन चुकी है। ये केवल निवेश आकर्षित करने का मंच नहीं, बल्कि भारत की वैज्ञानिक क्षमता, अनुसंधान शक्ति और युवा ऊर्जा को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर भी है। विचार से नवाचार तक और नवाचार से उद्यमिता तक, उद्यमिता से वैश्विक नेतृत्व तक, ये है आज का भारत, जहां का युवा सिर्फ भविष्य के बेहतर सपने ही नहीं देख रहा, बल्कि उन्हें आकार भी देने की क्षमता रखता है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ फ्रांस के शहर नीस पहुंचेंगे, तो यहाँ से भारतीय नवाचार की गूंज दुनिया तक पहुंचेगी, जब विश्व भी ये देखेगा कि क्यों आज के भारत को नवाचार का, इनोवेशन का पावर हाउस कहा जा सकता है। फ्रांस के शहर नीस से कैमरामैन अंकित के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज़। और प्रधानमंत्री के फ्रांस के दौरे को लेकर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए जुड़ते हैं अपनी संवाददाता ममता चोपड़ा से, जो इस वक्त फ्रांस के नीस में मौजूद हैं। ममता, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का फ्रांस का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण और कितना अलग और कितना अहम होने जा रहा है, और इसको लेकर क्या रोड मैप तैयार है? ये दौरा दरअसल बहुत महत्वपूर्ण इन मायनों में है कि भारत और फ्रांस के बीच में हम जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण साझेदारी चल रही है। रणनीतिक साझेदारी तो पहले से ही जारी है, लेकिन इस बार की जो ये प्रधानमंत्री का दौरा है, इसे इस लिहाज से देखा जाना चाहिए कि ये सिर्फ एक कूटनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये उससे बहुत आगे बढ़कर दोनों देशों के बीच की रणनीतिक साझेदारी का जो एक नया अध्याय शुरू होगा,
उसको क्या दिशा दी जाए, कैसा रोड मैप उसका लेकर चले, उसको लेकर ये बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसे में कई बिंदु हैं जिस पर हमें गौर करना चाहिए। जैसे पहला कि दोनों देशों के बीच में अभी तक जो पारंपरिक क्षेत्र रहे हैं सहयोग के, जिसमें रक्षा का, परमाणु ऊर्जा का क्षेत्र तो महत्वपूर्ण है ही, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी हम बहुत आगे बढ़कर सहयोग कर रहे हैं, स्मार्ट सिटीज में भी, ग्रीन एनर्जी में भी हम सहयोग कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि इस बार के प्रधानमंत्री के दौरे में ये दोनों देश एक नए अध्याय की ओर कदम बढ़ाते नजर आएंगे, जब डीप टेक को लेकर दोनों देश सहयोग करने को हमारे सामने नजर भी आ रहे हैं। ये जो सहयोग है ये आने वाले समय में दोनों देशों के संबंधों की एक नई परिभाषा भी तैयार करेगा, क्योंकि जिस तरह के 13 सेक्टर्स को भारत इनोवेट्स में प्रदर्शित किया जा रहा है भारतीय स्टार्टअप्स के द्वारा, यही 13 सेक्टर्स हैं जो भविष्य के प्रौद्योगिकी हैं। और जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रौद्योगिकी का प्रयोग मानवता की सेवा में किया जाना चाहिए, पूरे विश्व को एकजुट होना चाहिए, तो आप देखिए कि भारत और फ्रांस मिलकर इस क्षेत्र में एक नेतृत्व देने की तैयारी कर रहे हैं, और यही नेतृत्व है जो भविष्य को भी हमारे लिए साकार करेगा। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर भारत इनोवेट्स है ही, क्योंकि हम पहली बार अपने 120 यानी हमारे जो सर्वोत्तम डीप टेक इनोवेटर्स हैं उन्हें लेकर हम इस मंच पर पहुंचे हैं। लेकिन ये मात्र नीस शहर का एक मंच नहीं है, ये समझिए कि ये यूरोप के सामने, विश्व के सामने भारत पहली बार अपनी यूनिवर्सिटीज, अपने IITs, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो इनोवेशंस निकलकर सामने आ रही हैं उन्हें विश्व के सामने रख रहा है। संदेश यही है कि हम अब सिर्फ टेक्नोलॉजी के यूजर, कंज्यूमर ही नहीं हैं, उपभोक्ता ही नहीं हैं, बल्कि हम टेक्नोलॉजी के निर्माता भी बन रहे हैं। हम इनोवेशन का पावर हाउस भी बन सकते हैं। कि तमाम वो फैक्टर्स हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को रेखांकित करते हैं। तीसरी बात, प्रधानमंत्री भारत इनोवेट्स के साथ साथ विवा टेक में भी शामिल होंगे। ममता, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि PM मोदी के फ्रांस दौरे को लेकर वहां के लोगों में कितना उत्साह है और दोनों देशों के रिश्ते कैसे हैं? प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर उत्साह चरम पर है, ये हम कह सकते हैं। मतलब ये देखिए कि जब हम यहाँ पर सड़कों पर शूट कर रहे होते हैं तो लोग हमारे पास आकर पूछ रहे हैं कि अरे आप इंडिया से हैं क्या? ओह, आई लव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जब इस तरह के विचार लोगों के सामने आते हैं तो ये दिखाता है कि दोनों देशों के रिश्ते सिर्फ कूटनीतिक नहीं है, बल्कि जनता भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ पर जगह जगह पर भारत और फ्रांस के झंडे लहरा रहे हैं। भारत इनोवेट्स के बोर्ड्स आपको पूरे नीस में नजर आएंगे। यहाँ तक कि यहाँ जो ट्रैम्स चलती हैं वो पूरी की पूरी ट्रैम्स पर भारत इनोवेट्स के पोस्टर्स लगे हुए हैं। यानी एक और नीस शहर में इसको लेकर एक स्पिरिट बहुत हाई है, जोश बहुत हाई है, लेकिन यही जोश हमारे स्टार्टअप्स में भी बहुत हाई है। जितने स्टार्टअप से हम मिले हैं, हमने इतने स्टार्टअप से बात की है, सब इस बात को एक तरीके का सपना मान रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमको सरकार की ओर से इस तरह का मंच मिलेगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भारत सरकार 120 डीप टेक स्टार्टअप्स को एक साथ लेकर इस मंच पर आ रही है तो ये भी एक पावर दिखाती है, क्योंकि एक स्टार्टअप अपने बल पर बाहर के अंतर्राष्ट्रीय जगत, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, इन्वेस्टर से जुड़ने की कोशिश करेगा तो उसकी कोशिश में उतना उसको प्रतिक्रिया या रिएक्शन या परिणाम उस कदर नहीं मिल सकते जैसे इस मंच से मिल रहे हैं। इसलिए ये एक तरीके का इनोवेशन लॉन्च पैड है भारत के लिए कि हम अब तक देश की सीमाओं के भीतर जो करते आ रहे हैं, जिसके बहुत दूरगामी प्रभाव विश्व के लिए हो सकते हैं। स्टार्टअप्स बहुत उत्साहित है इसको लेकर कि अब हम अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी इनोवेशन को विश्व के सामने रख सकते हैं। और जो हम सोचते हैं कि हमारे ये स्टार्टअप पानी को स्वच्छ करना हुआ या तमाम अन्य जो छोटे छोटे बिंदु हैं जिससे हमारी जिंदगी सफल हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ हमारी जिंदगी आसान होने के साथ साथ विश्व के सामने जितनी चुनौतियां हैं हम उन्हें दूर करने के इतने इनोवेटिव सॉल्यूशंस हमारे स्टार्टअप्स लेकर आ रहे हैं जिन्हें विश्व को उनकी ज़रूरत भी है। तो ये मंच है जहां वो भी आतुर हैं जुड़ने के लिए इन्वेस्टर्स के साथ, रिसर्चर्स के साथ, नए आइडियाज़ लेकर कंपनियों के साथ। तो देखना होगा क्या परिणाम निकल कर आता है भारत इनोवेट्स के बाद। जी, PM मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जो भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन करेंगे, कितना उत्साह है वहां पर, और खास बार आपने बहुत सारी इसमें लेकर बताई भी हैं, लेकिन और इससे ज़्यादा और क्या जानकारी है आपके पास? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों दोनों के द्वारा भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन किया जाना ये एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। देखिए, ये एक कमर्शियल आयोजन नहीं है, ये दोनों सरकारों के बीच का एक आधिकारिक ऐसा आयोजन है
जिसमें फ्रांस भी साथ जुड़ रहा है। ऐसे में दोनों राष्ट्राध्यक्षों का इस मंच पर उपस्थित होना और देश के प्रधानमंत्री का इस मंच पर खड़े होकर स्टार्टअप्स का आह्वान करना हमारे स्टार्टअप्स के लिए उन्हें बहुत प्रोत्साहन दे रहा है। कितने ही टियर 2, टियर 3 सिटीज के स्टार्टअप्स यहाँ आए हुए हैं, कितने ही ऐसे रिसर्चर्स हैं, रिसर्च स्टूडेंट्स अभी पीएचडी कर ही रहे हैं कि उनके आइडिया को सेलेक्ट किया गया है। जरा सोचिए, पूरे देश में से 120 स्टार्टअप्स में उनका भी नाम आ गया है और वो यहाँ पहुंचे हैं, जिसमें उनको भी लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री भी हमारे बीच होंगे। इससे बड़ा प्रोत्साहन हमारे लिए नहीं हो सकता। यानी इन स्टार्टअप्स को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ उपस्थित होने से वो पहचान मिलेगी जिसकी हमारे स्टार्टअप्स को दरकार भी है और जो शायद ये पहचान उन्हें बहुत जल्द अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के झंडे को बुलंद करने में भी सहायक सिद्ध होगी। जी ममता, कह सकते हैं कि न सिर्फ वहाँ के लोग जो भारतीय समुदाय हैं वो बेहद उत्साहित हैं, बल्कि ये कह सकते हैं कि भारत से जो जाने वाले स्टार्टअप्स हैं वो भी बेहद उत्साहित हैं। एक मंच, उनको एक बड़ा मंच वहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। आप फिक्र मत कीजिए खन्ना साहब, वादा तो कर दिया पर ये पहुंचेगा कैसे? एक दिन में मार्कशीट कैसे मिलेगी शालिनी को? कल संडे है, मॉम की दवाइयाँ कल तक नहीं पहुंची तो पहुंच जाएगा। जो भी तुम चाहोगे वही पहुंचाऊंगा, एक दिन में डिलीवरी करके आऊंगा। सबको पता है कि मैं सबका दोस्त हूँ, हर सामान टाइम से पहुंचाने की ये बात है, दिल को दिल से मिलाने की ये बात है। ये है भारतीय डाक की नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा। अब आपकी हर पोस्ट की गारंटीड डिलीवरी सिर्फ एक दिन में, ओटीपी की अतिरिक्त सुरक्षा के साथ। 24 स्पीड पोस्ट, भरोसा आपका, वादा हमारा। डाक सेवा, जन सेवा। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ बयान देने के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी के मुताबिक एक व्यक्ति ने नेताजी नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 9 मार्च को कोलकाता के एस्प्लेनेड इलाके में एक पार्टी कार्यक्रम के दौरान बनर्जी की टिप्पणियां समुदाय के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाली थीं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बनर्जी बयानों से शांति भंग हो सकती है और सांप्रदायिक सद्भाव और लोकतांत्रिक मूल्यों पर बुरा असर पड़ सकता है। कोलकाता पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने बताया है कि शिकायत मिली और प्रक्रिया के अनुसार उस पर कार्रवाई की गई और साथ ही उन्होंने कहा है कि हम आरोपों की जांच पड़ताल के बाद उचित कार्रवाई करेंगे। इस बीच एक वकील ने ममता बनर्जी के खिलाफ एक और पुलिस शिकायत दर्ज कराई और इसमें आरोप लगाया गया है कि संवैधानिक संस्थाओं की आलोचना करने वाली बनर्जी की हालिया सार्वजनिक टिप्पणियां और बांग्लादेश में हुई एक राजनीतिक हत्या से केंद्र सरकार को जोड़ने की संप्रभुता और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक था। भड़काऊ भाषण देने के मामले में अभिषेक बनर्जी पर भी मामला दर्ज किया गया है। और आपको बता दें कि ये एक बड़ा मामला ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज किया गया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान उनकी कुछ टिप्पणियां थीं जिनको लेकर एक नागरिक ने आपत्ति दर्ज कराई है। आगे बढ़ते हैं, जहां खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नाविकों पर अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई को लेकर भारत ने सख्त रुख इख्तियार किया है। भारत ने इस कदम की बड़े शब्दों में निंदा करते हुए अपनी गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत में खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर भारत का कड़ा विरोध दर्ज कराया है। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बातचीत की जानकारी दी और
डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखा कि मेरी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात हुई। मैंने खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर भारत का कड़ा विरोध दर्ज कराया, जिसमें हमारे 3 भारतीय नाविकों की जान चली गई। व्यापारिक जहाजों पर इस तरह के जानलेवा हमले किसी भी हाल में सही नहीं ठहराए जा सकते। दरअसल 10 जून को अमेरिकी नौसेना के एक हमले में भारत के 3 नाविकों की मौत हो गई थी और जिसके बाद अमेरिका की आलोचना हो रही है। ईरान दूतावास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आरोप को खारिज कर दिया है जिसमें ईरान पर होर्मुज जल डमरू मध्य में एक भारतीय पोत पर हमले का आरोप लगाया गया था। भारत में ईरानी दूतावास ने इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया और कहा है कि यह हालिया घटनाओं से ध्यान भटकाने की कोशिश है। दूतावास का दावा है कि अमेरिका ने 1 सप्ताह के भीतर 3 भारतीय जहाजों पर हमला किया, जिसमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई है। ईरान ने इन घटनाओं को लेकर अमेरिका की कड़ी आलोचना की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया है। तो वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने मृत भारतीय नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जवाबदेही तय करने की मांग की है और इस मुद्दे को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य 2 वर्षों में देश में 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजन करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है और इस योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित होने वाले रोजगारों पर लागू होगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पहली बार नौकरी करने वालों को 15,000 रुपए तक का इंसेंटिव देती है, जिसका भुगतान 2 किश्तों में किया जाता है। नेट एम्बिट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर स्टाफिंग धीरज गोसाई से हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने खास बातचीत में बताया है कि उनकी कंपनी ने भी देश भर में अलग अलग क्षेत्रों में करीब 40 से 45,000 लोगों को रोजगार प्रदान किए हैं। विकसित भारत रोजगार योजना पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेट एम्बिट के COO स्टाफिंग धीरज गोसाई साहब। बहुत ही पॉजिटिव स्कीम है। प्रधानमंत्री जी जो फोकस करते हैं विकसित भारत की तरफ, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग बहुत ही मेजर लीवर्स हैं टुवर्ड्स विकसित भारत। एंड इस स्कीम के लिए एक्साइटमेंट एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों की तरफ है। और स्पेशली अगर जो प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं कि 3.5 करोड़ जॉब्स 2027, तो मुझे लगता है 3.5 करोड़ से बहुत ज़्यादा ही जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी इससे। बहुत सारे फ्रेशर्स हायर हो रहे हैं इंडस्ट्री में। कंपनीज बहुत एक्साइटेड हैं फ्रेशर्स को हायर करने के लिए। और आई थिंक 6 मंथ्स बाद जो बेनिफिट है वो एम्प्लॉयज़ को मिल गया है, एम्प्लॉयर्स को मिल गया है। तो ओवरऑल बहुत एक्साइटमेंट और पॉजिटिव वेव है ELI स्कीम के लिए मार्केट में। आप अब तक कितने लोगों को रोजगार दे चुके हैं? अगर आप देखिए, हम नेट एम्बिट को इस तरीके से देखते हैं कि हम एक फ्लोइंग रिवर हैं और नेट एम्बिट के वेरियस बिजनेसेस हैं और वो डिस्टिंक्ट बैंक्स हैं रिवर्स के। एंड हर बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे पास अगर इस टाइम पे 40,000 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं, 40-45,000 एम्प्लॉयज़ हैं। वो ना सिर्फ Tier 1, Tier 2, Tier 3 लोकेशंस बल्कि भारत के ग्राम लेवल, तहसील लेवल, पंचायत लेवल पे हैं। तो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट बहुत है कंट्री में और इस टाइम पे हर इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा लोगों का रिक्वायरमेंट है और इतना ज़्यादा जॉब वैकेंसीज है। आई थिंक इंडिया जिस स्टेज पे इस टाइम है, इस टाइम पे हर यूथ के लिए कोई ना कोई जॉब अवेलेबल है। EPFO की अगर बात की जाए तो किस तरह देखते हैं रोजगार और श्रम मंत्रालय का EPFO काम कर रहा है? आई थिंक EPFO एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। इट एक्ट्स एज अ सेविंग स्कीम। एम्प्लॉयर की तरफ से बेनिफिट होता है एंड अल्टीमेटली आई थिंक फ्रॉम अ सोशल सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम अ एम्प्लॉयमेंट स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म सेविंग स्टैंड पॉइंट, आई थिंक इट्स अ वेरी बेनिफिशियल स्कीम फॉर अ एम्प्लॉय। PF और ESIC एक एम्प्लॉयमेंट के पिलर्स हैं और जिसको हम सोशल सिक्योरिटी भी बोलते हैं। और जो आई थिंक इंडिया में खासकर PF ESIC की एक वर्कर लेवल पे या एम्प्लॉय लेवल पे बहुत बेनिफिट है। आई थिंक अभी हमारे एक एम्प्लॉई हैं UP के किसी रिमोट लोकेशन में हैं, उनका काफ़ी सीरियस तबीयत ख़राब हो गया। ESIC की मदद से ना सिर्फ उनको फाइनेंशियल बर्डन नहीं है उनकी फैमिली को, इलाज बहुत अच्छा हुआ। ESIC के हॉस्पिटल्स इतने ज़्यादा हैं, फैसिलिटीज़ ESIC की इतनी ज़्यादा अच्छी हैं
एंड वो जल्दी से अपना काम कर पाए। तो आई थिंक ये, और इस टाइम पे ऑटोमेशन इतना ज़्यादा है, अगर मैं सरकारी स्कीम्स बोलूँ, स्पेशली ईपीएफओ में, आई थिंक प्रधानमंत्री जी एक बटन क्लिक करते हैं और करोड़ों लोगों को और कंपनीज को बेनिफिट आ जाता है। आई थिंक ये एक बहुत ही पॉजिटिव वेव है ओवरऑल। 2027 की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस योजना के तहत एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय दोनों को बेनिफिट मिलता है। कि जो हमने 3.5 करोड़ का एक विजन और टारगेट है टुवर्ड्स 2027 टू हैव न्यू एम्प्लॉयमेंट, आई थिंक जैसे मैंने पहले कहा है, वी ऑल सी इट ओवर अचीविंग इट। मार्केट में इतनी जॉब वैकेंसीज हैं एंड आई थिंक एज अ कंट्री वी हैव अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। बहुत सारे बच्चे लेबर वर्कफोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, लाखों बच्चे लेबर वर्कफोर्स ज्वाइन कर रहे हैं हर महीने। तो आई थिंक इसका बेनिफिट 360 डिग्रीज है। इसका बेनिफिट एक इकोनॉमी लेवल पे है, एक एम्प्लॉयर लेवल पे है, एम्प्लॉई लेवल पे है और एक सेंटिमेंट लेवल पे है सबसे इम्पोर्टेंट। धीरज गोसाई जी जो बता रहे थे कि किस तरह से ये योजना न केवल एम्प्लॉयर्स के लिए बल्कि एम्प्लॉय के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, नोएडा। और अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। कनाडा और बोस्निया और हर्जेगोविना के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का तीसरा मैच खेला गया। 1-1 से ये मैच ड्रॉ रहा और दोनों टीमों को अंक बांटने पड़े। टोरंटो में इस मैच में जोवो लुकिच ने 21वें मिनट में हेडर से बोस्निया को बढ़त दिलाई और इसके बाद साइल लारिन ने 78वें मिनट में कनाडा की ओर से गोल कर स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया और इस मैच से कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना को 1-1 अंक मिले और इसके साथ ही कनाडा ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में अपना पहला अंक अर्जित किया। और इससे पहले सह मेजबान कनाडा ने 2 बार फीफा वर्ल्ड कप खेला, जिसमें उन्हें सभी 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। ये पहला मौका है कि जब कनाडा फीफा वर्ल्ड कप पॉइंट टेबल में अपना खाता खोल पाया है और ये उनके लिए एक ड्रीम स्टार्ट है। कनाडा ने इससे पहले 1986 और 2022 में 2 वर्ल्ड कप खेले थे। और इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यहीं खत्म होता है। आगे आप देख सकते हैं नया सवेरा। मुझे अनुमति दें। नमस्कार।